students, today we are going to cover our second part of lesson atoms and molecules. Yesterday we have discussed about atoms and molecules. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, कैटायंस एनायंस क्या होते हैं, ठीक है, फिर मोनो एटॉमिक डायटॉमिक क्या होते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है, कैसे फाइंड की जाती है, ये आज मैं आपको बताऊंगी. तो वैलेंसी एकदम सिंपल टर्म में, सिर्फ 2 शब्दों में यदि हम वैलेंसी की डेफिनेशन याद रखना चाहते हैं, सो वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी. मीन्स किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, दैट इज इट्स वैलेंसी. तो कोई भी एटम की कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है या दे सकता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. जैसे मैंने बताया था आपको मेरे पुराने वीडियो में कि ऑक्टेट की किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए इट्स ऑक्टेट शुड बी कंप्लीटेड. उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. यदि नहीं है देन दैट एटम विल बी अनस्टेबल, वो अनस्टेबल रहेगा. तो ऐसे ही कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स वो ले सकता है या दे सकता है, उसके बेसिस पे किसी भी एटम की वैलेंसी होती है. अब वैलेंसी फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि यू शुड नो द एटॉमिक नंबर. तो मैंने कल भी बोला था, आपको पहले ही बताया है कि आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए. क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप वैलेंसी फाइंड करते हैं और वैलेंसी के साथ साथ आप एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ओनली व्हेन यू माइट बी नोइंग अबाउट एटॉमिक नंबर. अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न है तो ही आप ये कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम देखते हैं कि किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है. सपोज इफ वी टॉक अबाउट सोडियम. सोडियम का सिंबल होता है Na एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 11. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281. तो आगे आप देखेंगे, आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे ये कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसे डिसाइड किया जाता है. बट सिंपल टर्म में आपको बता दूं मैं कि नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी थ्योरी दी थी और उनके अकॉर्डिंग 4 शेल्स होती हैं, Kl, M और N शेल, ठीक है. तो फर्स्ट शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैपेसिटी होती है दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो उसी के बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया जाता है. मींस जब फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाती है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो सेकंड में जाते हैं. सेकंड कंप्लीट हो जाती है तो जितने भी बचते हैं वो थर्ड में जाते हैं एंड सो ऑन. ऐसे साइकिल कंटिन्यू होती है. तो सोडियम में सबसे पहले हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए फर्स्ट शेल में. तो फिर जो जितने भी बचे उनको सेकंड शेल में डाला. सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है, तो सेकंड में 8 डाला तो 8 और 2 कितने हो गए? 10. अब उसके बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो वो कहाँ जाएगा? लास्ट शेल में. इन द सेम मैनर यदि हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 कि फर्स्ट शेल में सभी के 2 इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की. 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम फर्स्ट शेल में नहीं भर सकते हैं. तो थर्ड यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7. मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7. ऐसे ही आगे बढ़ें. ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6. नाइट्रोजन 2 and 5. हीलियम 2. क्यों? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है. हीलियम एक इनर्ट गैसेस है. ध्यान रहे जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उन सब की वैलेंसी 0 होती है. दे आर इनर्ट इन नेचर, दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर. क्यों?
क्योंकि इनका ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होता है, इसीलिए रिएक्ट नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी सोडियम की कितनी है? 1। वाई? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इट कैन डोनेट टू एनीवन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब आपने यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें कि उसमें जो आयंस फॉर्मेशन दिखाया है मैंने, उसमें बताया है कि सोडियम 8 देगा, 7 लेगा या 1 देगा। जैसे मैंने बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ले या दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 किसी से ले, इससे बेटर है कि 1 किसी को दे देगा। कि मैंने पहले ही बताया, ये बात ध्यान रहे, इट शुड बी नोटेड कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसमें उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जब तक कि नहीं होते हैं तब तक कि वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन होके, पेयरिंग होके अपना बॉन्ड फॉर्म करके और खुद को स्टेबल करता है। तो इट मीन्स सोडियम की वैलेंसी कितनी हुई? 1। क्यों? क्योंकि 1 वो किसी को दे देगा एंड इट फॉर्म्स कैटायन। कार्बन की बात करें, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 है तो मीन्स वो ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो कार्बन जनरली इट इज़ अ एक्सेप्शनल कंपाउंड, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। उसके बाद क्लोरीन की बात करें, इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 8, 7। तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 7। रॉन्ग, उसकी वैलेंसी 7 नहीं होगी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि वो 7 किसी को दे, उससे बेटर है कि 1 किसी से ले ले, ठीक है। कि मैंने ये बात ध्यान रखें कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन करता है वो। तो 7 किसी को देगा, उससे बेटर है 1 किसी से ले ले और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऐसे ही ऑक्सीजन, इसकी 2 और 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। क्यों? 6 + 2 8। तो इट मीन्स कि ये इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यदि ये 2 किसी से ले लेगा तो। नाइट्रोजन 5 है, तो ये किसी से, नाइट्रोजन एक स्पेशल कंपाउंड होता है, इट इज़ ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 5 होती है। वेरिएबल वैलेंसी मीन्स कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं कि कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, कभी 3 करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, उसके बाद फॉस्फोरस है, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा उनकी वैलेंसी होती है, दैट इज़ नोन एज वेरिएबल वैलेंसी। उसके बाद हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट मीन्स फर्स्ट शेल की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 2। इट मीन्स इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। तो ये ना लेगा ना देगा, सो इट्स वैलेंसी इज 0। सो बेस्ड ऑन कंबाइनिंग कैपेसिटी दिस इज देयर वैलेंसी। सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बन 4, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2 and nitrogen it is a variable valency element, and helium its valency is 0 because it is chemically inert in nature. Its outermost shell is completed. So this is all about valency. So now we are going to see about criss-cross method. कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि what are compounds. Compounds क्या होते हैं? Do you remember the definition? Yes, compound means कि all those substance कि ऐसे एटम, ऐसे एलिमेंट्स when they combine in fixed ratio, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं they form compound. तो वो कंबाइन किसके साथ होते हैं, क्यों होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि कंबाइन तभी होंगे when they are not stable, और उसी के साथ कंबाइन होंगे जिसके साथ उसकी वैलेंसी मैच कर जाएगी, जिसके साथ वो प्रॉपरली अपने इलेक्ट्रॉन्स गिव या टेक कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे फॉर्मूले डिसाइड होते हैं। उन फॉर्मूले को बनाने का, लिखने का तरीका होता है दैट इज नोन एज क्रिस क्रॉस मेथड। अब क्रिस क्रॉस मेथड में इट इज सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एकदम सिंपल टर्म्स में ये इतने सारे ऐसे
क्रॉस बने हुए देख के इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको कुछ भी नहीं करना है कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें NaCl की, ठीक है, आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड Na और Cl से मिलके बनता है। तो Na सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1, तो दे विल क्रॉस मल्टीप्लाई ईच अदर। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा NaCl, या सिंपल टर्म्स में हम बोले तो दोनों के जो वैलेंसी है वो 1 है, तो वो क्या हो जाती है, इट विल न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो इसलिए जो कंपाउंड बनेगा इट इज NaCl। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। तो इस केस में यदि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम के पास 1 वैलेंसी आई, 1 यदि आता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम शो नहीं करते हैं। यदि कुछ नहीं लिखा है इट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 है Cl2, तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला MgCl2 मीन्स इट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको सिंबल्स लर्न होने चाहिए कि जब तक कि आपको सिंबल्स लर्न नहीं होंगे तब तक कि आप फॉर्मूले नहीं बना सकते। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्रिस क्रॉस में क्या बनेगा MgCl2 कि Cl का जो 2 वैलेंसी है, सॉरी मैग्नीशियम की जो 2 वैलेंसी है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगी ड्यू टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद अगला यदि हम एग्जाम्पल लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम वैलेंसी 2 हाइड्रोक्साइड 1, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस कि क्रॉस मल्टीप्लाई में वो एक्सचेंज हो जाती है, जो वैलेंसीज है वो एक्सचेंज हो जाती है। सिंपल सी बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्रिस क्रॉस मेथड मीन्स एक्सचेंज ऑफ वैलेंसीज, बाकी कुछ भी नहीं। फिर सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम वैलेंसी 1 कार्बोनेट 2, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3। अगला एग्जाम्पल लें HCl, तो इसका भी 1 इसका भी 1 जस्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा HCl। दूसरा एक एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, आप देखें इसमें दोनों की वैलेंसी 2 है। यदि वैलेंसी सेम होती है तो भी हम राइट नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि यदि 1 है तो राइट नहीं करते, ऐसे यदि दोनों की वैलेंसी सेम है तो यहाँ पे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली वी विल राइट CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड मीन्स एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, कि आपको सिंबल पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। Now I am going to tell you about molecular mass and atomic mass। क्या डिफरेंस होता है दोनों में और कैसे इनको फाइंड किया जाता है। तो एटॉमिक मास इट इज़ ऑलरेडी गिवन, यदि आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें एटॉमिक मास दिया रहता है, बट उसके बाद भी आपको उसे लर्न करना, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास आपको लर्न होने चाहिए। यदि नहीं भी लर्न हो तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, जो एटॉमिक नंबर है उसको जस्ट डबल कर दो तो एटॉमिक मास निकल आता है, ठीक है। तो वो तो हो गया एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जैसे एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का मास, उसी तरह मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस या क्या कनेक्शन होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सपोज वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दीज कंपाउंड्स। यदि हमें इन सब का मॉलिक्यूलर मास इन कंपाउंड का या इन मॉलिक्यूल्स का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल यदि उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है कि वो किन किन एटम से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जांपल यदि H2 की बात करें तो इट मीन्स जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस H।
ऐसे ही यदि हम H2O का एग्जाम्पल लें तो 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। मीथेन का एग्जाम्पल लें तो 1 कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लें तो 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। तो ये इनका हो गया कॉम्बिनेशन। अब इनका मास के साथ हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट देयर मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन मीन्स 2 into 1। क्यों? 2 हाइड्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है इट इज 1। तो 2 into 1 इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2। सो एज यू कैन सी हियर कि वाटर मीन्स it is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen atom। तो 2 hydrogen means 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18। ऐसे ही अगर हम बात करें मीथेन की तो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए। एटॉमिक मास यदि आपको लर्न नहीं है तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। तो क्या कर देंगे? 4 into 1। 1 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू विल गेट 16। मीन्स मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16। इन द सेम मैनर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 ऑक्सीजन मीन्स 2 into 16 क्या आ गया? 32। प्लस करेंगे यू विल गेट 44 आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट डजन भले कुछ भी हो, भले हम 1 डजन बनाना की बात करें, 1 डजन एप्पल की बात करें, 1 डजन ह्यूमन बीइंग की बात करें, 1 डजन बुक्स की बात करें, डजन मीन्स नंबर, मीन्स उसकी काउंटिंग, उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? 12। मीन्स 1 डजन इज ऑलवेज इक्वल टू 12। तो ऐसे ही एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू हिम 1 मोल ऑफ एनी एटम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। तो ये जो नंबर था ये उनके नाम के से ही फेमस हो गया कि इट इज़ नॉन एज एवोगैड्रोस नंबर। ये 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, इट इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। इसको और डिटेल में यदि हम समझें तो कैसा होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन, यदि मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। मीन्स जो कार्बन है उसके एटॉमिक मास के बराबर, एक कार्बन एटम के मास के बराबर होगा। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर या 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन, भले हम कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन किसी भी एलिमेंट की बात करें तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम, इट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। तो दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला देखते हैं। सो सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, कि जो मास दिया हुआ है अपॉन जो उसका एक्चुअल मास है वो। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। हियर गिवन mass is 52 gram and the molar mass of
हीलियम इज 4 कि हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 होता है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 52/4 की गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू 13। तो 13 क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले के थ्रू किसी भी एटम के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड आवर सेकेंड पार्ट। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कोई भी आपका डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम in my comment box. Thank you.